सिंपल लेसन में सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थशास्त्र से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार विकास व्यय में कौन सा विकल्प शामिल नहीं करती है? राज्यों का अनुदान, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय और रक्षा व्यय। केंद्र सरकार जो है विकास व्यय में रक्षा व्यय का विकल्प नहीं शामिल होता है। ये गैर विकासात्मक व्यय होता है। और 2017 से, ये प्रश्न पुराना है, 2017 से विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय का जो प्रावधान है बजट में, वो समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास को परिभाषित करता है? अग्नि दुर्घटना में पौधे का नष्ट होना, टूट फूट के कारण समय के साथ उपकरणों की हानि, श्रमिक परेशानी कारण संयंत्र का बंद होना, तालाबंदी कारण किसी संयंत्र का बंद होना। तो मूल्यह्रास जो होता है वो समय के साथ जब क्षति होती है उपकरणों में और उसका जब मूल्य घट जाता है इस वजह से, तो उसको मूल्यह्रास कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टूट फूट के कारण समय के साथ उपकरणों की हानि। अगला प्रश्न है, आमतौर पर घाटे का वित्त पोषण मुद्रास्फीति पैदा कर सकता है। हालांकि इसकी जांच की जा सकती है यदि सरकारी व्यय कुल मांग अनुपात में कुल आपूर्ति को बढ़ाता है, सभी निवेश को केवल राष्ट्रीय ऋण पर भुगतान के रूप में दर्शाया गया है, और यदि केवल कुल मांग में वृद्धि हुई है, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों तरीके से इसकी जांच की जा सकती है। अगला प्रश्न है, 12 जुलाई 1982 को ARDC का निम्नलिखित में से किसके साथ विलय हुआ? ARDC, इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि कृषि पुनर्वित्त विकास निगम। एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका जो 12 जुलाई 1982 को इसका विलय किस संस्था में या किस ग्रुप में हो गया है? तो ऑप्शन है नाबार्ड, एक्सिम बैंक, RBI, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ARDC का 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड में विलय हो गया और इसी दिन नाबार्ड गठित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुद्रास्फीति तब होती है जब पैसे का मूल्य घट जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमेशा मुद्रास्फीति होती है। इसे कीमतों की सामान्य वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इनमें से कोई भी नहीं। देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, मुद्रास्फीति तब होती है जब पैसे का मूल्य घट जाता है, ये सही है। तीसरा, इसे कीमतों की सामान्य वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है, ये भी सही है। अगला जो ऑप्शन है बी, किसी अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमेशा मुद्रास्फीति होती है, तो जो हमेशा शब्द है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो धन की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मुद्रास्फीति हो जाती है। तो इसमें से जो असत्य कथन होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, NSSF में इनमें से किसका हिस्सा नहीं है? NSSF इनमें से किसका हिस्सा है? प्रधानमंत्री राहत कोष, सार्वजनिक निधि, समेकित निधि, इनमें से कोई भी नहीं। NSSF को कहते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, यानी कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष जो होता है उसे NSSF कहते हैं। ये सार्वजनिक निधि का हिस्सा होता है, यानी पब्लिक फंड होता है ये, और इसका जो गठन हुआ है ये याद रखें 1999 में हुआ है।
अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के विनिमय बिलों को खरीदता या पुनः छूट देता है कहलाती है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर या फिर आधार दर? इस प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। प्रश्न बहुत सीधा सीधा है कि वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई किस दर पर लोन देता है या ऋण देता है, वही प्रश्न है, बस ट्विस्ट करके पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा बैंक दर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 तक अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी जो होता है की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष जनवरी 2024 तक क्या है? ऑप्शन है 2004-5, 2005-6, 2010-11, 2011-12। इसमें जनवरी बस ऐसे ही पूछ ले, जनवरी 2024, अभी तक जो है वो 2011-12 ही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2011-12 जो है वो आईआईपी के लिए आधार वर्ष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान करनाल, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ या फिर केंद्रीय बत्तख प्रजनन फार्म पटियाला? तो इसमें देखिए, जो ये भी सही है, ए बी सी ये तीनों सही हैं। जो ऑप्शन डी है केंद्रीय बत्तख प्रजनन फार्म पटियाला, ये पटियाला ना होकर ये कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों का बीमा डीआईसीजीसी द्वारा किया जाता है। डीआईसीजीसी का पूर्ण रूप क्या है? सीधे सीधे शॉर्ट में पूछ रहा है कि डीआईसीजीसी जो है वो क्या है? जमा बीमा क्रेडिट गारंटी कंपनी, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी अधिनियम, प्रत्यक्ष बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम या फिर ऑप्शन डी प्रत्यक्ष बीमा और क्रेडिट गारंटी कंपनी? तो देखिए, डीआईसीजीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम या फिर जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम, यानी कि इसको कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ये याद रखें, सिक्किम और गोवा में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? सिंधनूर शहरी सौहार्द सहकारी बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक या जयपुर नागौर ग्रामीण बैंक? तो भारत का पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो था प्रथमा बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। और कहाँ पर हुई थी? याद रखें इसको, मुरादाबाद में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन सा संबंधित है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आकार, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी या व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का व्यवहार? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक सिंगल एंटिटी पढ़ते हैं, 1 यूनिट के बारे में। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो पूरे देश की बात करता है। उसमें बहुत सारी अर्थव्यवस्था के आकार हैं, बहुत सारी एलिमेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आ जाएंगे जो कि इंडिविजुअल नहीं होते हैं। मुद्रास्फीति क्या है? ये एक पूरे देश की संरचना पर होता है, बहुत सारी आबादी, बहुत सारे इकोनॉमिक जो सेक्टर होते हैं उनके स्टडी के बाद ये डिसाइड होता है। बेरोजगारी भी पूरे देश पर लागू होता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का व्यवहार जो होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक सिंगल एंटिटी की बात हो रही है।
तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का व्यवहार अध्ययन किया करते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर कितने पोषक तत्वों की जानकारी मुद्रित होती है? ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 11, डी 16। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर जो पोषक तत्वों की जानकारी मुद्रित होती है वो होती है 12 की। अब इस 12 में जो है बहुत सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं, जिसमें कि पीएच होता है, विद्युत चालकता होता है, कार्बनिक कार्बन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा सल्फर, जिंक और बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इन सब की जो होती है ये 12 जो पोषक तत्व होते हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं, इनके बारे में उस पर जानकारी मुद्रित होती है और ये हर 3 साल पर चेंज होती रहती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, जयपुर, पुणे या गुवाहाटी? तो केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है वो पुणे में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गन्ना किसानों को एफआरपी का भुगतान कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चीनी मिलें या उपरोक्त में से कोई नहीं? लगता है एक प्रश्न पीछे छूट गया है हमारे ख्याल से, चेक करते हैं अभी। जी, अगला प्रश्न है, पावर लूम को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? समर्थ, स्वस्थ, साथी या टफ्स? तो पावर लूम को पुनर्जीवित करने के लिए साथी योजना जो है वो शुरू किया गया है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एफआरपी का भुगतान गन्ना किसानों को कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चीनी मिलें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एफआरपी का जो भुगतान होता है वो चीनी मिलें करती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एफआरपी होता क्या है? एफआरपी कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस होता है। एंड रिम्यूनेटरी जो प्राइस होता है, नरेटिव प्राइस, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो जो उचित और लाभकारी मूल्य की बात होती है वही एफआरपी होती है। अब अगला प्रश्न आता है कि एफआरपी सूत्र जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चीनी की कीमत से, गन्ने की कीमत से, चीनी प्रसंस्करण की लागत से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फेयर एंड रिम्यूनरेटरी जो प्राइस होता है वो पिछले प्रश्न में अगर हम देखें तो चीनी मिलें जो होती हैं वो देती हैं, पर एफआरपी जो सूत्र है वो चीनी की कीमत से नहीं बल्कि गन्ने की कीमत से संबंधित होता है। गन्ने की जो कीमत तय होती है वो एफआरपी फार्मूले पर तय होती है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए किस प्रकार के कोयले का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है बिजली उत्पादन के लिए कोयले का वो बिटुमिनस टाइप के कोयले का यूज होता है सबसे ज़्यादा। और ये कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? भूमि उत्पादन का पहला कारक, श्रम उत्पादन का तीसरा कारक या फिर श्रम उत्पादन का दूसरा कारक या ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं? तो कौन सा सही नहीं है? ये उत्पादन के जो कारक होते हैं, फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन होते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन होता है। तो ऑप्शन है भूमि जो है उत्पादन का पहला कारक है, ये सही है। श्रम जो है उत्पादन का तीसरा कारक है, ये गलत है। श्रम उत्पादन का दूसरा कारक है, ये सही है। ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता सभी विकल्प सही, क्योंकि ये गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? तभी हम जानते हैं कि इसमें से बी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि श्रम उत्पादन का तीसरा नहीं दूसरा कारक होता है। तीसरा कारक पूंजी होती है। कौन कौन से कारक होते हैं? भूमि होता है, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ये चार कारक उत्पादन के
और श्रम दूसरा होता है, पूंजी तीसरा होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी शैक्षिक बेरोजगारी या डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो जब पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात होती है तो शैक्षिक बेरोजगारी वहाँ पर होती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ये दोनों कृषि में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी बेसिकली तब होता है जबकि एक मौसम में फसल होता है पर कोई मौसम ऐसा आता है जैसे गर्मियों का मौसम होता है जहाँ फसल नहीं होती, खेती का कोई काम नहीं होता है, तो वहाँ मौसमी बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वहाँ होती है जहाँ सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य होती है। यानी कि अगर कि एक आदमी को काम से निकाल दिया जाए तो उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं, काम सिर्फ 2 लोगों का है पर 3-4 लोग काम में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। भारत में जीरो बेस बजटिंग का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? जीरो बेस बजटिंग यानी शून्य आधारित जो बजट होता है उसकी बात हो रही है। कब प्रयोग किया था पहली बार? 1984, 1985, 1987 या 1989 में। तो पहली बार जो प्रयोग किया गया था यानी जब भारत में लागू हुआ ये शून्य आधारित बजट, जो इसको अनुमति मिली 1987 में हुआ था। वैसे अगर देखा जाए तो 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो डिपार्टमेंट है यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, ये एसटी वाला जो है मंत्रालय, यहाँ से इन्होंने सबसे पहले 1983 में शून्य आधारित बजट पेश किया था। उसके बाद 1987 में ये आम हो गया बहुत भारत में। अगला प्रश्न है किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर पोर्टफोलियो निवेश या एनआरआई जमा या फिर बाहरी वाणिज्यिक उधार। ऑप्शन बी यानी जो पोर्टफोलियो निवेश होता है इसको असुरक्षित माना जाता है। उसका वजह जो है वो बेसिकली ये है कि इसमें जो जारीकर्ता कंपनी हो, जो पोर्टफोलियो निवेश जो जारी करती है या जो करती है, वो कंपनी इसमें सक्रिय रूप से यानी एक्टिव रूप से इसका मैनेजमेंट नहीं देखती है या फिर इसके कंट्रोल में शामिल नहीं होती, इसके नियंत्रण में शामिल नहीं होती है। इसलिए पोर्टफोलियो जो विदेशी निवेश होता है इसको बहुत असुरक्षित माना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक रही? तीसरी, दूसरी, पहली या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि नकारात्मक रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, कृषि के विकास में सहयोग किया था उसने। दूसरा औद्योगिक के लिए और तीसरा कृषि और उद्योग दोनों के लिए था। कृषि का उत्पादन वृद्धि दर इसमें बहुत नकारात्मक रहा था और ये योजना एकदम से असफल हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीर्ष फल उत्पादक है? कौन सा राज्य? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो भारत में शीर्ष फल उत्पादक जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कृषि उत्पादों के विपणन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ट्राइफेड, ISOPOM, नैफेड या APMC। तो कृषि उत्पाद जो होते हैं, जो प्रोडक्शन होता है कृषि में, उसके उत्पादों के विपणन के लिए जो है जिम्मेदार एजेंसी वो नैफेड होती है। नैफेड का जो फुल फॉर्म होता है वो याद रख लें अगर आप चाहें तो, नेशनल एग्रीकल्चर, AG लिख देते हैं इसको, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। तो ये याद रखें कि नैफेड का जो फुल फॉर्म है
वो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से इसको ये नै और यहाँ से फेड, इसलिए इसको नैफेड कहते हैं। ये कृषि उत्पादों के विपणन के लिए जिम्मेदार एजेंसी है भारत में। ये थे 25 प्रश्न जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। जल्द ही हम आपको 25 प्रश्नों का एक और वीडियो लेकर आएंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।